नैना ससुराल पहुंची ही थी कि आंगन में खड़ी उसकी बड़ी ननद विमला ने नाक भौं सिकोड़ते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आपने आखिर क्या देखकर भाई की शादी की थी? ना वहां हमारा ढंग से स्वागत हुआ, ना खाने में कोई स्वाद। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। भावना जी ने आसपास बैठे लोगों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटी, अभी सबके सामने तमाशा मत बनाओ, बाद में बात करेंगे। पर विमला कहाँ वहां चुप रहने वाली थी। वो और तेज स्वर में बोली, बाद में क्या बात करेंगे माँ? अब तो सब हंसेंगे ही ना हम पर। बस करो विमला, भावना जी ने झुंझला कर कहा। तभी पास खड़ा छोटा देवर विवेक बोल पड़ा, दीदी, अब मम्मी को समझाने से क्या फायदा? ये सब तो पापा और भैया का फैसला था। मैंने तो मना किया था, पर पापा बोले शादी यहीं होगी। भैया ने भी विरोध नहीं किया। अब जो होना था हो गया। ननद और देवर की बातें सुनकर नैना का मन भारी हो गया। घूंघट के भीतर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे याद आया कि उसके पापा ने माधव के पापा से कितनी विनम्रता से कहा था, आप जैसी खुशी से कर दें, हमें सब मंजूर है। फिर आज ये ताने क्यों? वो इन्हीं बातों में डूबी थी कि तभी माधव की आवाज आई, विमला, तुमने भाभी से कुछ खाने को पूछा या नहीं? विमला व्यंग से हंस पड़ी। देखा माँ, भाभी आते ही भैया की चिंता जाग गई। वैसे तो कल वहां का खाना इतना खराब था कि मुझसे एक और भी नहीं खाया गया। मेरे पति तो बहुत नाराज हो गए थे। माधव मुस्कुराकर बोला, अरे दीदी, तुम तो हमेशा कहती हो कि चटपटा खाने से जीजा जी का पेट खराब हो जाता है। विमला मुंह बनाते हुए बोली, लो माँ, अब भाभी के घर की तरफदारी शुरू। माधव समझ गया था कि बात बढ़ चुकी है। उसने घूंघट में बैठी नैना की ओर देखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसकी चुप्पी में भी नैना को अपनापन महसूस हुआ। कम से कम कोई तो था जिसे उसकी परवाह थी। थोड़ी देर बाद बुआ की बेटी अंजलि चाय और बिस्कुट लेकर आई। भाभी, भैया ने भेजा है, बोले खाना बनने में देर है, तब तक ये ले लो। मुझे भूख नहीं है, नैना ने बुझी आवाज में कहा। अंजलि पास बैठ गई। मैं जानती हूँ मामी जी, और दीदी की बातों से आपको बुरा लगा है, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उन्हें आदत है कमी निकालने की। एक बार तो मम्मी को भी बहुत कुछ कह दिया था, तभी से वो यहाँ नहीं आती। नैना की आंखें भर आईं। मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत से बढ़कर सब किया था। खाना तो बहुत अच्छा था भाभी, अंजलि ने भरोसा दिलाया। लेकिन जिन्हें शिकायत करनी हो, वे बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उसी समय भावना जी कमरे में आ गई। अंजलि, यहाँ बातें ही करोगी या काम भी करोगी? बाहर सब खाना खा रहे हैं। अंजलि ने हिम्मत करके कहा, मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया, उनके लिए भी खाना लगवा दीजिए। भावना जी की आंखें सख्त हो गईं। बहू है वो इस घर की, जब तक बड़े नहीं खा लेते, बहू कैसे खा सकती है? अंजलि चुपचाप बाहर चली गई। रात को नैना को एक चारपाई दे दी गई। थकान के मारे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सास की आवाज गूंजी, बहू, 5 बज गए। ये ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ सबके उठने से पहले घर साफ होना चाहिए। डरी सहमी नैना जल्दी उठ गई, नहा धोकर तैयार हो गई, पर कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी विमला आई। यही साड़ी है क्या तुम्हारे पास? नहीं दीदी, और भी है, नैना ने सूटकेस खोलते हुए कहा। ठीक है, आज पहली रसोई है, खीर बनाना है। इतना कहकर वो चली गई। खीर का नाम सुनते ही नैना को अपने पापा याद आ गए। नैना, तुम्हारी खीर सबसे अच्छी होती है। याद करते करते उसकी आंखें फिर भर आईं। तभी अंजलि आ गई। भाभी, रो क्यों रही हो? चलो, मैं रसोई दिखा देती हूँ। अंजलि के साथ जाकर नैना ने खीर बनाई। सबने खाई और खूब तारीफ हुई। आखिर में ससुर हरीश जी ने मुस्कुरा कर कहा, बहू, हाथ में सच्चा स्वाद है तुम्हारे। और उसकी उंगली में सोने की अंगूठी थमा दी। नैना की आंखों में उस दिन पहली बार डर नहीं, आशा थी। खीर की तारीफ और अंगूठी मिलने के बाद भी विमला की नजर बार बार नैना की उंगली पर ठहर जा रही थी। जैसे ही मौका मिला, वो माँ के पास खिसक आई और धीमे स्वर में बोली, माँ, भाभी ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। भावना जी ने बिना सोचे समझे कह दिया, तो मांग लो ना अपनी भाभी से, जो चाहिए, मना थोड़ी ना करेगी। आखिर तुम उसकी इकलौती ननद हो। इतना सुनते ही पास खड़ा विवेक भी बोल पड़ा, मम्मी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। सुबह दोस्त पूछ रहे थे कि भाई की शादी से तुझे क्या मिला।
भावना जी ने बात और बढ़ा दी। अरे यही तो सही समय है, जो लेना है अभी ले लो, फिर पता नहीं आगे मिले या ना मिले। उसी समय हरीश जी कमरे में आ गए। माहौल भांपते ही सख्त स्वर में बोले, विमला, तुम्हारे लिए मैंने अलग से सोने की अंगूठी बनवाई है। बहू से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और विवेक, दोस्तों की बातों में पढ़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो। अब इस घर में बहू आई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हरीश जी बाहर चले गए। उनके जाते ही विमला फूट फूट कर रोने लगी। माँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे। 2 दिन भी नहीं हुए और हमारी इतनी बेइज्जती कर दी। विवेक भी झुंझला कर बोला, मुझे तो पहले से पता था। भाभी आई नहीं कि पापा का रवैया पलट गया। वैसे भी सब जानते हैं, उन्हें शुरू से भैया ही ज्यादा प्यारे रहे हैं। इन सब बातों को सुनते सुनते नैना का सिर भारी हो गया। कांपते हाथों से उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और विमला की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से ये आपके लिए है, कृपया ले लीजिए। विमला ने अंगूठी की ओर देखा, फिर झिड़कते हुए बोली, नहीं चाहिए, पापा को बुरा लगेगा। नैना ने विनम्र स्वर में कहा, दीदी, वे पहले आपके पापा हैं, फिर मेरे ससुर। इस घर की हर चीज पर पहला हक आपका है। रहने दो, मुझे मत समझाओ, कहकर विमला गुस्से में चली गई। नैना ने हिम्मत करके विवेक से कहा, देवर जी, आपके लिए मेरे पापा ने घड़ी भिजवाई थी। आप मिले नहीं इसलिए दे नहीं पाई। चलिए अभी दे देती हूँ। विवेक ने बेरुखी से कहा, अब नहीं चाहिए, अपनी कमाई से ही खरीदूंगा। उसके तेवर देखकर नैना चुप हो गई। दरवाजे पर खड़ा माधव सब देख रहा था। उसका मन बुझ गया और वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रात करीब 10 बजे भावना जी की आवाज आई, अंजलि, अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ आओ। अंजलि नैना को कमरे तक ले गई। अंदर माधव पहले से ही मौजूद था। उसने नैना का हाथ थामकर कहा, नैना, मैं वादा करता हूँ कि इस कमरे में तुम्हें हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा हक है। नैना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। माधव बोला, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सुना है और आगे भी सुनना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ। मम्मी और दीदी गुस्से में सच झूठ का फर्क नहीं समझ पाती। ये घर अब मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी है। रिश्तों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर प्यार से जीतो। नैना ने सिर झुका दिया। सुबह 5 बजे नैना खुद ही उठ गई। घर शादी के बाद बिखरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करें। फिर भी उसने झाड़ू पोछा किया, नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बनाया और कमरे में बैठकर सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी विमला की आवाज गूंजी, मम्मी, इतनी सुबह किसने मेरे कमरे में पोछा लगाया? पूरा फर्श गीला है। नैना बाहर आई। क्या हुआ दीदी? जिसे काम करना नहीं आता वो ऐसे ही करती है, विमला चिल्लाई। नैना ने फर्श की ओर देखा। अभी सूख जाएगा दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। और वो चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ देर बाद अंजलि आई। भाभी, मुझे भी काम बता दीजिए। नैना मुस्कुराई, सब हो गया है, तुम नाश्ता कर लो। नाश्ता लेकर वो कमरे में पहुंची। माधव तैयार बैठा था। तुम भी बैठो, उसने कहा, अभी और लोग बाकी हैं। नैना बोली। माधव ने मुस्कुराकर एक निवाला उसके मुंह में दे दिया। उसी समय विमला आ गई। भैया, पापा बुला रहे हैं। नीचे जाते ही उसने माँ के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ, हम भूखे बैठे हैं और भाभी ऊपर भैया के साथ खा रही हैं। भावना जी गुस्से में आग बबूला हो गई। नैना वहां पहुंची तो उन पर बरस पड़ी। शर्म नहीं आती? बड़े भूखे बैठे हैं और तू पति के साथ बैठकर खा रही है। मम्मी जी, मैंने नहीं खाया। नैना की आवाज कांप गई। झूठ बोल रही है, कहती हुई भावना जी बाहर चली गईं। नैना वहीं बैठकर रोती रही। शाम को विमला का पति उसे लेने आ गया। अगले दिन बुआ गायत्री जी अंजलि को लेने आई। जाते समय साड़ी और सूट दिए गए, रिश्ते की गहराई से कहीं कम। अंजलि की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि इस घर में आने वाली बहू के लिए रास्ता अभी बहुत लंबा था। घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए नैना ने माधव से पूछकर बुआ के लिए एक साड़ी और अंजलि के हाथ में 5,000 रुपए रख दिए। उसे लगा, रिश्ते निभाने में कभी हिसाब नहीं देखा जाता। लेकिन यही बात भावना जी को नागवार गुजरी। उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया।
अभी घर की रीति नीति ठीक से सीखी भी नहीं और खुद को मालकिन समझने लगी है। 2 दिन हुए नहीं और बुआ पर इतना लाड़ उमड़ गया यहाँ। उनकी आवाज में तंज भी था और जलन भी। तभी हरीश जी आ गए। उन्होंने एक बार बहू की ओर देखा, फिर पत्नी की ओर। भावना, वे ठहरे हुए स्वर में बोले, तुम किसी भी छोटी बात को पहाड़ बना देती हो। बहू ने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं अपने स्वभाव और परिस्थितियों की वजह से कभी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मेरी बहू ने मेरी इज्जत रख ली। फिर वे नैना की ओर मुड़े। बहू, तुम बहुत समझदार हो। अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नैना बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई तो है जो बिना शर्त उसका साथ देता है। दिन बीतते गए। नैना हर सुबह सबसे पहले उठती, घर समेटती, नाश्ता बनाती। एक बहू होने की हर जिम्मेदारी उसने पूरी ईमानदारी से निभाई। पर भावना जी की आदत बन गई थी हर बात में कमी निकालना। कभी नमक कम है, कभी पानी ज्यादा है, कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगी, तो कभी आवाज धीमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नैना के पिता राकेश जी उसे मायके ले जाने आए। घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। भावना जी पड़ोस में गई हुई। नैना काम में लगी थी कि तभी आवाज आई, नैना। मुड़कर देखा तो उसके पापा दरवाजे पर खड़े थे। पापा, वो दौड़कर उनके गले लग गई, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। इतना इंतजार किया आपका, बहुत याद आ रही थी। राकेश जी की आंखें भी भर आई। तुम्हारे जाने के बाद हमारा भी मन नहीं लगता बेटा। तुम्हारी मम्मी तो दिन गिनती रहती हैं। मम्मी जी पड़ोस में हैं पापा। पापा ऑफिस गए हैं। नैना ने जल्दी जल्दी बताया और चाय पानी में लग गई। थोड़ी देर में भावना जी लौटी। समधी जी को देखकर चेहरे पर औपचारिक मुस्कान आ गई। नमस्ते। राकेश जी बोले, सब ठीक तो रहा? शादी में कोई कमी तो नहीं रह गई? भावना जी ने होंठ तिरछे की। अब भाई साहब, जो होना था हो गया। अब शिकायत करके क्या फायदा? इतना कहकर वे कमरे में चली गईं। अपने कमरे में बैठकर राकेश जी ने बेटी से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नैना मुस्कुरा दी। नहीं पापा, सब ठीक है। मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो अपने आंसू छुपा गई। पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। 10 दिन बाद नैना मायके चली गई। वापस आई, फिर दिन बीते। 4 साल गुजर गए। अब वो माँ बन चुकी थी। आयुष उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। लेकिन ससुराल में उसका संघर्ष कम नहीं हुआ। एक दिन अचानक हरीश जी को हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब भावना जी का व्यवहार और कठोर हो गया। माधव भी चुप रहने लगा। माँ के सामने कभी आवाज नहीं उठाई। धीरे धीरे माधव का प्यार भी बदल गया। अब वो सिर्फ समझाने वाला पति रह गया था, साथ देने वाला नहीं। आयुष ज्यादातर दादी के पास रहता। दादी का प्यार उसे सिर चढ़कर बोलने लगा था। धीरे धीरे आयुष बदतमीज होता गया। माँ से ऊंची आवाज में बात करना, उसे अनदेखा करना, सब सामान्य हो गया। विवेक की शादी हुई। उसकी पत्नी नीतू ने पहले ही दिन नैना की हालत समझ ली। नीतू ने कभी भावना जी को ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन नैना को हमेशा सम्मान दिया। भावना जी का सारा गुस्सा अब नैना पर ही उतरता। वक्त बीतता गया। आयुष बड़ा हुआ, नौकरी लगी, रिश्ते आने लगे। अब उसकी शादी भी तय हो गई। शादी वाले दिन घर मेहमानों से खचाखच भरा था। नैना भाग दौड़कर सब संभाल रही थी। बारात निकली। आयुष दूल्हा बन चुका था। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के भी, खालीपन के भी। पर आयुष अपनी खुशियां दादी के साथ बांट रहा था। बहू कृतिका घर आई। उसे देखकर नैना को अपना पहला दिन याद आ गया। आज उसने मन ही मन तय कर लिया कि जो दर्द उसने सहा वो कभी अपनी बहू को नहीं सहने देगी। पर जब आरती का समय आया तो विमला और भावना जी ने थाली उठा ली। नीतू आगे बढ़ी। नहीं दीदी, ये हक नैना दीदी का है। ये सुन सब सन्न रह गए। नैना ने कांपते हाथों से बहू की आरती उतारी। धीरे धीरे कहानी ने नया मोड़ लिया। कृतिका को पूरी आजादी मिली, शायद जरूरत से ज्यादा, और नैना फिर से पीछे होती चली गई। सत्यनारायण पूजा वाले दिन कृतिका ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उस दिन नैना टूट गई और पहली बार उसने सबके सामने बोलने का फैसला किया। मैंने सारी जिंदगी सबका मान रखा। नैना की आवाज कांप रही थी, पर आज समझ आ गया कि हर बार चुप रहना सही नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये चुप्पी तूफान से पहले की थी।
नैना अपने कमरे में आकर चुपचाप पलंग के किनारे बैठ गई। न रोई न कुछ कहा, बस खाली दीवार को देखती रही। नीतू कुछ देर बाद उसके पास आई। दीदी, आप ठीक तो हैं? नैना ने सिर हिलाया। ठीक। लेकिन नीतू जानती थी कि ये ठीक नहीं था। ये वो थकान थी जो सालों चुप रहने से जमा हो जाती है। उस रात नैना को नींद नहीं आई। उसे अपनी पूरी जिंदगी का एक एक दृश्य बनकर दिख रहा था। पहली बार ससुराल में कदम रखा, ननद के ताने, सास की नाराजगी, पति का धीरे धीरे दूर हो जाना और अब अपने ही बेटे के सामने अपमान। सुबह 5 बजे वो भी उठ गई। पुरानी आदत जो थी, रसोई में गई, पर आज हाथ नहीं उठे। पहली बार उसे लगा कि अगर मैं आज भी चुप रही तो मेरी बहू, मेरी नीतू और कल को कृतिका, सब यही सहेंगी। तभी उसे आयुष की आवाज सुनाई। दादी, चाय बन गई? नैना ने मुड़कर देखा। उसका बेटा जो कभी उसके आंचल से लिपटा रहता था, आज उसे देखे बिना ही दादी की ओर बढ़ गया। कुछ टूट गया बहुत अंदर। दोपहर में जब सब बैठे थे, नैना ने अचानक कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। कमरे में बैठे सब लोग चौंक गए। ये वही नैना थी जो कभी ऊंची आवाज में बोलती ही नहीं थी। माधव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भावना जी ने भौएं चढ़ाई। विमला ने कुर्सी खिसकाई। नैना ने गहरी सांस ली। मैं आज किसी से लड़ने नहीं बैठी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। मैं बस सच कहना चाहती हूँ, वो सच जो मैंने सालों दबा कर रखा। उसने भावना जी की ओर देखा। मम्मी जी, जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे सिखाया गया कि बहू को चुप रहना चाहिए। मैं चुप रही। हर बार जब ताने मिले तब भी, जब अपमान हुआ तब भी चुप, जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तब भी चुप। फिर उसने माधव की तरफ देखा। मैंने सोचा था पति साथ देगा, लेकिन पति भी माँ और बहन को समझाते समझाते मुझे समझाना भूल गया। अब उसकी आवाज भर आई। मैंने कृतिका को बेटी समझा, उसे आजादी दी, लेकिन आज उसी आजादी ने मुझे मेरे ही घर में छोटा बना दिया। विमला बीच में बोल पड़ी। अब क्या ड्रामा कर रही हो? शादी ब्याह में तो ऐसा होता ही है। नैना पहली बार सीधी होकर खड़ी हुई। नहीं दीदी, ये ड्रामा नहीं है। ये उस औरत की आवाज है जो हर रिश्ते को निभाते निभाते खुद को भूल गई। नीतू की आंखों से आंसू बहने लगे। आयुष खड़ा हो गया। मम्मी, आपने पहले कहीं ऐसा क्यों नहीं कहा? नैना ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। क्योंकि मुझे डर था कि मेरी आवाज से तुम्हें तकलीफ होगी। आज समझ आया, चुप्पी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी नीतू बोली, अगर आज भी हम चुप रहे तो कल कृतिका भी यही बनेगी, और मैं नहीं चाहती कि इस घर की कोई औरत फिर से टूटे। कृतिका का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस सास को वो कमजोर समझ रही थी, वो कितनी मजबूत थी। भावना जी ने भारी आवाज में कहा, तो अब क्या चाहती हो? नैना ने सीधी नजरों से जवाब दिया, सम्मान, बस वही जो हर इंसान चाहता है। माधव आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने देर कर दी नैना, बहुत देर। उसने पहली बार सबके सामने कहा। आज के बाद अगर इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आयुष ने सिर झुका लिया। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। उस दिन कुछ बदला, सब कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई। रात को नैना अपने कमरे में बैठी थी। नीतू पास आकर बोली, दीदी, आज आपने हमें रास्ता दिखा दिया। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नीतू, मैंने बस खुद को बचाया है। और जब एक औरत खुद को बचाना सीख जाती है तो वो पूरी पीढ़ी को बचा लेती है। कमरे के बाहर घर की लाइटें जल रही थी। घर वही था, लेकिन नैना अब वही नहीं थी। उस दिन के बाद नैना ने घर में कोई हंगामा नहीं किया, ना कोई ताना मारा, ना कोई शिकायत की। पर उसने एक फैसला जरूर कर लिया था। अब वो सिर्फ निभाने वाली नहीं रहेगी, जीने वाली बनेगी। सुबह 5 बजे उठने की आदत अब भी थी, लेकिन अब वो उठकर खुद से भी पूछती, आज मैंने अपने लिए क्या किया? नीतू ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। नैना अब हर बात पर जी नहीं कहती थी। वो काम करती थी लेकिन बिना डर के, बोलती थी लेकिन बिना गुस्से के। एक दिन नीतू ने हिम्मत करके पूछा, दीदी, आप इतनी बदल कैसे गए? नैना मुस्कुरा दी। मैं बदली नहीं नीतू, मैं खुद से मिलने लगी। कुछ दिनों बाद नैना ने माधव से कहा, मैं कुछ करना चाहती। माधव चौंका। क्या मतलब? मतलब सिर्फ घर की बहू बनकर नहीं रहना, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती। माधव ने पहली बार बिना टोका टाकी के सुना। तुम क्या करना चाहती हो?
नैना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे सिलाई आती है और मैं महिलाओं को काम सिखा सकती हूँ। माधव ने हामी भरी, अगर तुम्हें खुशी मिले तो शुरू करो। ये हामी देर से आई थी, पर आई तो सही। नैना ने घर के एक कोने में छोटी सी जगह साफ की। नीतू ने पुरानी सिलाई मशीन मंगवा दी। शुरुआत में 2 लड़कियां आई, फिर 4, फिर 8। नैना उन्हें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाती थी, वो उन्हें आत्मविश्वास सिखाती थी। काम सीखो, वो कहती, पर खुद को छोटा मत समझो। धीरे धीरे मोहल्ले में उसका नाम होने लगा, नैना देवी। भावना जी सब देख रही थी। पहले तंज मारा, फिर चुप रही, और फिर एक दिन खुद आकर बोला, आजकल तुम्हारे पास लड़कियां बहुत आने लगी हैं। नैना ने बस इतना कहा, हाँ मम्मी जी, सब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। उस दिन भावना जी के पास जवाब नहीं। आयुष ने भी बदलाव देखा। एक दिन ऑफिस से आकर बोला, मम्मी, आज मेरे दोस्त आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। नैना ने हैरानी से पूछा, मेरी? हाँ, आयुष ने कहा। बोले, तुम्हारी माँ दूसरों को रास्ता दिखा रही है। नैना की आंखें भर आईं। आज उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ माँ नहीं, इंसान भी मानी जा रही है। कुछ महीनों में नैना ने स्वयं सहायता समूह बना लिया। सरकारी योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते खुलवाए, काम दिलवाया। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, वो उदाहरण बन चुकी थी। एक दिन पंचायत में बुलाया गया। नैना मंच पर खड़ी थी। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर आवाज मजबूत थी। मैंने सालों खुद को चुप रखा, उसने कहा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि सहना ही औरत का धर्म है। पर आज मैं कहती हूँ, खुद को खो देना धर्म नहीं होता। नीतू सामने बैठी तालियां बजा रही थी। कृतिका की ही आंखों में पश्चाताप था। माधव गर्व से देख रहा था। शाम को घर लौटी तो भावना जी ने धीरे से कहा, आज लोगों ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। नैना ने सिर झुका दिया, सब आपकी ही सीख है मम्मी जी। भावना जी पहली बार कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप भीतर चली गई। उस रात नैना आईने के सामने खड़ी हुई। वही चेहरा था, पर आंखों में अब डर नहीं। उसने खुद से कहा, मैंने घर नहीं छोड़ा, लेकिन खुद को पा लिया, और यही उसकी अलग पहचान थी। नैना की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वो जो सालों तक दूसरों की उम्मीदों पर जीती रही, और दूसरी वो जो अब अपने फैसलों पर जीना सीख रही थी। सुबह का सूरज अब सिर्फ रसोई की खिड़की से नहीं, उसके मन के भीतर भी उतरने लगा था। आज वो जल्दी में नहीं थी, आज उसे खुद के लिए समय निकालना था। नीतू जब काम सीखने आई, लड़कियों के नाम लिख रही थी, तभी नैना ने कहा, नीतू, आज से फीस थोड़ा तय कर देंगे। नीतू चौंक गई, दीदी पैसे? नैना मुस्कुरा दी, काम का सम्मान तभी होता है जब उसकी कीमत हो। ये बात सिर्फ सिलाई की नहीं थी, ये नैना की सोच का बदलना था। धीरे धीरे घर के लोग भी बदलाव महसूस करने लगे। नैना अब हर रिश्ते में जरूरत से ज्यादा झुकती नहीं, लेकिन रिश्ते तोड़ती भी नहीं। भावना जी ये सब देख रही थी। उन्हें ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा दबा कर रखा, वही बहू आज घर का नाम रोशन कर रही है। एक दिन पड़ोसन ने आकर कहा, आपकी बहू तो बहुत समझदार निकली। भावना जी ने कुछ नहीं कहा, पर दिल में पहली बार ईर्ष्या नहीं, स्वीकृति ने जगह बनाई। कृतिका के भीतर सबसे बड़ा तूफान चल रहा था। वो समझ चुकी थी कि जिस सास को वो कमजोर समझती रही, वो दरअसल सबसे मजबूत थी। एक शाम वो चुपचाप नैना के पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रही। फिर कृतिका ने कहा, मम्मी जी, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। नैना ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न तंज। गलती सबसे होती है कृतिका, नैना ने शांत स्वर में कहा, पर वही सही होता है जो उसे समझ ले। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपको हल्के में लिया। नैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन एक सास नहीं, एक मार्गदर्शिका खड़ी। माधव भी बदल रहा था। अब वो फैसले चुपचाप नहीं लेता था। एक दिन उसने साफ कहा, इस घर में अब किसी की आवाज दबेगी नहीं। भावना जी ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया था कि समय बदल चुका है। कुछ महीनों बाद नैना को जिला स्तर पर सम्मान मिला, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मंच पर खड़ी नैना के हाथ थोड़े कांप रहे। उसने कहा, मैं कोई असाधारण औरत नहीं हूँ। मैं वही औरत हूँ जो सालों चुप रही। अगर मैं खड़ी हो सकती हूँ तो हर औरत हो सकती है। तालियों की गूंज देर तक गूंजती रही। घर लौटने पर भावना जी ने पहली बार खुद को आगे बढ़ाकर कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। ये एक वाक्य सालों के बोझ से भारी था। रात को नैना छत पर खड़ी हुई।
आसमान साफ था। नीतू पास आकर बोली, दीदी अब आप क्या बनना चाहती हो? नैना ने ऊपर देखते हुए कहा, अब मैं बस खुद जैसी रहना चाहती। उसने ना घर छोड़ा ना रिश्ते, उसने बस खुद को जोड़ लिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।